वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों आज है एनवायरनमेंट की थर्ड क्लास जिसमें मैं आपको आइस कोलैप्स ऑफ आर्कटिक ओशन के बारे में बताऊंगा। आइस कोलैप्स ऑफ आर्कटिक ओशन मतलब होता है आर्कटिक महासागर की जो बर्फ है वो पिघल रही है, उसका कारण क्या है, किस कारण से ये जो बर्फ पिघल रही है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले इसमें बात करें आर्कटिक ओशियन की, इसकी भारत के हिसाब से और वर्ल्ड के हिसाब से स्थिति क्या है वो जान लेते हैं। सबसे पहले अगर ओशियन के बारे में बात करूं, महासागरों के बारे में बात करूं, तो हमारे पृथ्वी पर 5 प्रकार के महासागर हैं। कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। नंबर 1 उनमें से है प्रशांत महासागर, जिसे इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं? पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। दूसरे नंबर पे जो महासागर आता है वो आता है अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर, इसे इंग्लिश में यही बोला जाता है। तीसरे नंबर पे जो महासागर आता है वो आता है हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक है। चौथे नंबर पे जो महासागर आता है उसे कहते हैं आर्कटिक, तो सबसे बड़ा छोटा है। चौथे नंबर पे आएगा आपका इसमें अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। और 5वें नंबर पे आएगा आपका आर्कटिक महासागर। ये 5 महासागर हैं जिनमें सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर पे जो महासागर है वो है अटलांटिक महासागर। इसका मैं अगर क्रम बता दूं तो क्रम के अनुसार अगर मैं इन्हें लिखूं तो ये जो है पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा, तीसरे पर ये आ जाएगा, तीसरे पर ये आ जाएगा, तीसरे पर जो हिंद महासागर लिखा हुआ है अगर मैं इनको क्रम से ही लिख देता हूं, ऐसा करता हूं, आर्कटिक को यहां लिख देता हूं, अटलांटिक महासागर, और इसे लिख देता हूं यहां पे अटलांटिक महासागर हो गया। उसके बाद अंटार्कटिक महासागर चौथे नंबर पे आ जाएगा। इसका क्रम याद रखना है। सबसे बड़ा जो महासागर है वो है प्रशांत महासागर। सबसे छोटा जो महासागर है वो है आर्कटिक महासागर। हम इस महासागर के बारे में बात करने वाले हैं। तो आर्कटिक महासागर जो है कौन सा महासागर है? स्मॉलेस्ट महासागर है, स्मॉलेस्ट ओशियन। यहां लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट ओशियन। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। सबसे छोटा महासागर को क्या है? आर्कटिक महासागर है। अच्छा, यहां पर जो है आर्कटिक महासागर की एक खासियत बता दूं मैं आप लोगों को, सबको पता भी होगा पहले से, कि यहां पर साल के 12 महीने बर्फ जमी हुई होती है। क्या जमी रहती है?
बर्फ जमी रहती है, यहां हर समय बर्फ जमी रहती है। अच्छा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये किस पोल पर है, किस ध्रुव पर स्थित है। तो ये जो है नॉर्थ पोल पर स्थित है, यह उत्तरी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल पर है, पर स्थित है, नॉर्थ पोल पर स्थित है। ठीक है ना। अच्छा, ये ना बर्फ जमी हुई रहती है, आप लोगों को पता होगा कि बर्फ की जो लवणता है, सैलिनिटी है, वो बहुत कम होती है। इसकी सैलिनिटी कम है, लवणता क्या है, कम। इसकी सैलिनिटी कम है, लवणता कम है, इसलिए इसकी सैलिनिटी कम है, लवणता कम है, तो इसका जो पानी है ना ऊपर की तरफ उभरा हुआ रहता है। इसे उभरा हुआ महासागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उभरा हुआ महासागर भी, या फिर उथला हुआ महासागर भी कहा जाता है। इसे उथला महासागर भी कहा जाता है। उथला हुआ क्यों? क्योंकि ये उठा हुआ रहता है। ठीक है ना। वर्ष में जब यहां पर विंटर सीजन आता है, जाड़े का मौसम आता है, शीत ऋतु यहां पर आती है, तो यहां पर जो बर्फ है ना, आइस है, वो जो है बनना शुरू होती है, और गर्मियों के समय में बर्फ पिघलना शुरू होती है। लेकिन यहां कम से कम 51% बर्फ जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है। ठीक है ना। अब मैंने एक टॉपिक जो लिखा है कि आर्कटिक महासागर की बर्फ का पिघलने का कारण क्या है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अब। ठीक है ना। अच्छा, इस कभी कभी इसका जो है मैप के हिसाब से पूछ लिया जाता है कि बताइए ये आर्कटिक महासागर किस महासागर से जुड़ा हुआ है। आर्कटिक महासागर दो महासागरों से संबंध रखता है, एक तो प्रशांत महासागर से और एक अटलांटिक महासागर से। ठीक है। प्रशांत महासागर से बेरिंग जल संधि इसकी लगती है, और प्रशांत महासागर से जो बेरिंग संधि लगती है इसकी, और अटलांटिक महासागर से फ्रेम जल संधि इसकी लगती है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। चलिए, ये आपको क्लियर हुआ। आगे बताओ। आप लोगों को इतना तो पता होगा कि पानी का जो बहाव होता है वो किस तरफ से किस तरफ होता है। पानी का घनत्व उसके बहाव पर निर्भर करता है। यहां पर जो है पानी का घनत्व उसकी बहने की दिशा निर्धारित करता है।
कहने का मतलब ये है कि पानी हमेशा उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की तरफ फ्लो करता है, उच्च घनत्व से उच्च हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर बिलो करता है। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसके अलावा पानी यदि स्वच्छ होता है, क्लीन वाटर जो होता है, स्वच्छ वाटर होता है, वो उथला हुआ रहता है, मतलब ऊपर की ओर रहता है। जैसे कि अगर मैं एक बाल्टी लूं, इस बाल्टी में कुछ पानी रखूं, जहां तक पानी भरा हुआ है ये वाला, इसमें कुछ वाटर है, ये भरा हुआ है वाटर, ऊपर की तरफ है क्लीन वाटर, नीचे की तरफ है गंदा पानी जिसका घनत्व ज्यादा है, जिसमें अशुद्धियां खुली हुई हैं। आप लोगों ने हमेशा ध्यान दिया होगा कि कभी भी हम जब वाटर पंप चलाते हैं, नल चलाते हैं, तो कभी कभी पानी में बालू आ जाती है। जब बालू आ जाती है तो कुछ देर के लिए हम कहते हैं कि बालू को थोड़ा नीचे बैठ जाने दें, तब इस पानी का यूज करेंगे। क्यों? इसी वजह से, क्योंकि जो हाई डेंसिटी वाला जो वाटर है वो नीचे बैठ जाएगा और जो लो डेंसिटी वाला वाटर है वो ऊपर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि स्वच्छ वाटर हमेशा कहां पर रहता है? ऊपर की तरफ उभरा हुआ रहता है, उथला हुआ रहता है। ठीक है ना? ठीक है, ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैंने अभी जो टॉपिक के बारे में समझाऊंगा, पहले मैं इसके जो बेस है उसे क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, ये पानी इधर से आपको क्या समझ में आ गया, पानी ऊपर की तरफ क्यों रहता है इस जगह पर? क्योंकि इसकी सैलिनिटी कम है और यहाँ पर क्या है, घनत्व भी इस पानी का कम है, इसलिए ऊपर की तरफ रहता है। क्लियर है? उसके अलावा यहाँ पर एक बात और है, कभी कभी आप लोगों ने एक वर्ड सुना है, एक वर्ड बहुत यहाँ पर मेंशन रखता है, क्या है वो वर्ड? उनके बारे में सुनना जरूर होगा और समझना भी होगा। नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूं। एक वर्ड आपने सुना होगा, परमाफ्रॉस्ट। क्या? परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट। ठीक है ना? अगर इसमें दूसरे नाम से बोलूं तो इसे कहते हैं फ्रोजन ग्राउंड। क्या कहते हैं? फ्रोजन ग्राउंड। परमाफ्रॉस्ट को क्या कहा जाता है? फ्रोजन ग्राउंड भी कहा जाता है। अच्छा, ये होता क्या है? परमाफ्रॉस्ट होते क्या है? क्वेश्चन कभी भी आपको आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, परमाफ्रॉस्ट पिघल रहे हैं। परमाफ्रॉस्ट क्या हो रहे हैं? पिघल रहे हैं। अच्छा, परमाफ्रॉस्ट इसका रिलेशन क्या है? मैं आपको सब कुछ बताऊंगा डिटेल में, समझने की कोशिश करना। पहले परमाफ्रॉस्ट कहते किसे? अच्छा, आप कभी भी बर्फीले इलाके में गए हो या नहीं गए हो, ये एक जमीन है, मिट्टी है, यहां पर कुछ इस क्षेत्र में मिट्टी है, ये वाली जमीन पे ऊपर। तो ये जो मिट्टी है ना, बर्फीले क्षेत्र में जमी हुई रहती है। कैसी रहती है? जमी रहती है, ठोस रहती है। इसका कारण क्या है? इस मिट्टी के नीचे बर्फ मौजूद रहती है। क्या रहती है? आइस मौजूद रहती है, जो कि ठंडा बनी रहती है हमेशा। वो जमी रहती है, अपने आप में क्या रहती है? जमी रहती है, ठंडी बनी रहती है एवरी टाइम। क्योंकि वो जो है ना, इस मिट्टी के ढके होने के कारण
कार्बन रिलीज नहीं करती है। कार्बन रिलीज नहीं करेगी तो जमी फॉर्म में रहेगी, ठंडी फॉर्म में रहेगी। इसी कारण जब कभी भी यहाँ पर कोई भी किसी भी जीव की मृत्यु हो जाती है, इस वाले क्षेत्र में, परमाफ्रॉस्ट वाले क्षेत्र में किसी भी जीव की मृत्यु हो जाती है तो उसमें सड़न पैदा नहीं होती है, उसमें सड़न पैदा नहीं होती है। जब कभी भी इस प्रकार के स्थिति में, यहाँ की स्थिति में कभी भी किसी भी जीव की मृत्यु हो जाती है तो सड़न पैदा नहीं होती है, क्योंकि वो परमाफ्रॉस्ट में जमीन के अंदर समा जाता है और वो जैसा था मरने से पहले दिखता था वैसा ही वो सदा के लिए दिखता ही रहता है, उसका कुछ भी नहीं होता है, सड़न पैदा नहीं होती है, बशर्ते कोई जीव दूसरा जीव उसे खाए ना। ठीक है, इतना क्लियर है। अब जब मैंने ये बोला परमाफ्रॉस्ट, ये जब ये जमीन के ऊपर मिट्टी रहती है, इसका ये तो समझ में आ गया होगा, जमीन के अंदर जो भी जमीन है उसके नीचे बर्फ है, उसके ऊपर मिट्टी है, मिट्टी का जमा रहना बर्फ के कारण ही क्या कहलाता है, परमाफ्रॉस्ट कहलाता है। ठीक है ना। और ये जो परमाफ्रॉस्ट है, ये जो परमाफ्रॉस्ट है कहां पाए जाते हैं, यही परमाफ्रॉस्ट कहां पाए जाते हैं, आर्कटिक ओशियन के आसपास पाए जाते हैं। अब इसका रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा कि आर्कटिक ओशियन मैंने क्यों पिघलना बताया, ये पिघलते हैं, इसका कारण ये है, इसको बताऊंगा क्यों पिघलते हैं। तो ध्यान से, ये कहां पाए जाते हैं, ये आर्कटिक ओशियन के आसपास पाए जाते हैं, के आसपास पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब इनका पिघलने का कारण क्या है, यही पिघलते हैं जिससे इनका इफेक्ट भी बताऊंगा। इसका कारण सुनिए पहले, पिघलते क्यों। इसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी होना, बढ़ना। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे भारी गैस होती है। कौन सी गैस होती है, सबसे भारी गैस होती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा इफेक्टिव गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। CO2 गैस से ग्लोबल वार्मिंग में बढ़त होती है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है गर्मी पैदा होना। क्या होना, गर्मी पैदा होती है अधिक मात्रा में। क्यों होती है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से इफेक्ट गर्मी पैदा कैसे होती है, वो जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि एक क्षेत्र है यहां पर हमारे पास, और इस वाले क्षेत्र में CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब यह है कि ये जो क्षेत्र है, यहां से जो सन रेज आती हैं उनको आने तो देती है, उनको आने तो देती है, और खुद एब्जॉर्बेशन करने के बाद इनको वापस रिलीज नहीं होने देती, इनको वापस रिलीज नहीं होने देती, जिस कारण से ये जो क्षेत्र है वो काफी मात्रा में गर्म हो जाता है। क्लियर है, काफी मात्रा में क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में क्या होती है, बढ़त पैदा होती है। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही परमाफ्रॉस्ट पिघल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही परमाफ्रॉस्ट पिघल रहे हैं।
ठीक है ना। अच्छा, अब इसके इफेक्ट सुन लीजिए क्या क्या है। इसके इफेक्ट सुन लीजिए क्या क्या है, इससे क्या क्या इफेक्ट होगा, परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, वो जरा ध्यान से सुनिएगा। इससे इफेक्ट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले, जब परमाफ्रॉस्ट पिघलेंगे तो ओशियन, महासागरों का पानी का लेवल, स्तर जो है ऊपर उठेगा। हाँ या ना। इसके इफेक्ट में यहाँ लिख देता हूं, इसके जो प्रभाव हैं, महासागरों का स्तर ऊपर उठेगा। जब महासागरों का स्तर ऊपर उठेगा तो छोटे छोटे द्वीप हैं, डूब जाएंगे। क्या होगा? डूब जाएंगे। किसमें? महासागर में। ठीक है। जलधाराएं प्रभावित होंगी, जलधाराएं प्रभावित होंगी। और भी काफी इफेक्ट्स हैं इसके। ठीक है, और भी काफी इफेक्ट्स हैं इसके। कुछ एनिमल, एक्वाटिक एनिमल पे इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा, जो जिनकी डेथ भी हो जाएगी। अच्छा, इसके कारण कुछ भी हमारे गवर्नमेंट ने कोई भी सुझाव या कुछ सिस्टम नहीं बनाया क्या? इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने 1996 में, भारत सरकार ने तो बाद में, लेकिन सबसे पहले 1996 में आर्कटिक काउंसिल की स्थापना की। इसी के कारण इसकी देखरेख के लिए, इसकी सुझाव जो बताया है, इसकी देखरेख के लिए 1996 में इसके लिए, इसके बचाव के लिए या देखरेख के लिए 1996 में आर्कटिक काउंसिल की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? आर्कटिक काउंसिल की। और इस आर्कटिक काउंसिल में कितने सदस्य देश रखे गए? इसमें जो है 8 सदस्य देश रखे गए। अब वो जो 8 सदस्य देश हैं, वो कौन कौन से हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें 8 सदस्य देश हैं। नंबर 1 पर अलास्का, नॉर्वे, ग्रीनलैंड, रूस, अलास्का, नॉर्वे, ग्रीनलैंड, रूस, कनाडा, डेनमार्क, कनाडा, डेनमार्क, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन। फिनलैंड और स्वीडन।
8 देश इस काउंसिल में रखे गए, पार्टिसिपेट इन काउंसिल में इन 8 देशों ने लिया और इनके पार्टिसिपेट से एक काउंसिल की स्थापना की गई जिसका नाम दिया गया आर्कटिक काउंसिल, जिसकी स्थापना कब की गई? 1996 में। ठीक है, ये देश इस आर्कटिक ओशियन पर देख रेख रखने का कार्य करेंगे। और जब 1996 में यहां पर इस स्थापना हो गई इस काउंसिल की, तो कुछ समय बाद 2007 में भारत ने आर्कटिक महासागर पर अपना एक दल भेजा। 2007 में भारत ने अपना एक दल भेजा। भारत ने अपना दल भेजा। 2007 में भारत ने अपना एक दल भेजा और देख रेख करने के बाद 2008 में भारत ने नॉर्वे के द्वीप जिसका नाम है स्वेलबार्ड द्वीप। क्या है? स्वेलबार्ड द्वीप। स्वेलबार्ड द्वीप। इस द्वीप पर हिमाद्री स्टेशन की स्थापना की। हिमाद्री स्टेशन की स्थापना की। कब की इसकी स्थापना? 2008 में। किसके द्वीप पर? नॉर्वे के द्वीप पर। कौन सा द्वीप है? स्वेलबार्ड द्वीप है, जो कि नॉर्वे का एक द्वीप है जिस पर हिमाद्री स्टेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? भारत के द्वारा की गई। कब की गई? 2008 में। ठीक है ना? 2008 में स्थापना की गई। और इसके बाद इसकी देख रेख में इसको मालूम पड़ा यहां पर इन लोगों को कि हमें इसके लिए एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। उस जागरूकता अभियान के लिए हमें एक दिन ऐसा रखना चाहिए जिससे लोगों पर इसका इफेक्ट नजर आए कि इसमें आप जो यूज कर रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग की जो बढ़त हो रही है उसका जो बढ़ाव हो रहा है, इससे इफेक्ट हो रहा है, महासागरों का पिघलना हो रहा है, आर्कटिक ओशन पिघल रहा है। इसके लिए इन लोगों का एक सहमति से 2009 में 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया गया। विश्व महासागर दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 8 जून 2009। इसकी शुरुआत की गई 2009 में 8 जून को, जिसका उद्देश्य क्या था? लोगों को महासागरों के प्रति जागरूक करना। ठीक है ना? लोगों को महासागरों के प्रति जागरूक करना इसका एक मुख्य उद्देश्य था। अच्छा, 2020 की जो थीम है उसके बारे में पूछ लेता है कभी कभी। थीम के बारे में करंट से रिलेटेड थीम आती है, करंट की ही थीम आ जाती है। 2020 8 जून की जो थीम है
वो क्या है? इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन। क्या है? इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, कभी कभी एग्जाम पूछने के लिए आ जाता है। इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन। ठीक है ना? ये थीम है वर्ल्ड ओशियन डे की। वो कब मनाया जाता है? 8 जून को। अच्छा, इसका थोड़ा रिकैप ले लेते हैं कि बताइए, भारत ने हिमाद्री स्टेशन किस देश के द्वीप पर स्थापित किया? किसके द्वीप पर? नॉर्वे के द्वीप पर। नॉर्वे का जो द्वीप है उसका नाम क्या था? स्वेलबार्ड द्वीप। क्या नाम था? स्वेलबार्ड द्वीप। कब स्थापना की? 2008 में। ठीक है ना? 2008 में। आर्कटिक काउंसिल की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1996 में। इसमें कितने देश थे? 8 देश इसमें सदस्य। ठीक है ना? वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाना शुरू किया गया? 2009 में। किस डेट को मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। ठीक है ना? वर्ल्ड ओशियन डे की जो 2020 की जो थीम है वो क्या है? इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन। क्लियर है? इतना आपको इसमें समझ में आ गया होगा। ठीक है? इतना आपको इसमें समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ओजोन डे से रिलेटेड बातें बताएंगे कि ओजोन डे भी इसमें कुछ ओजोन की जो परत है वो क्या हम पर इफेक्ट करती है, कहां पर है, किस स्थिति में है, किस ऊंचाई पर है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में ओजोन पर बात करेंगे। ओजोन पर हमारी 2 से 3 क्लासें आपको देखने के लिए मिलेंगी। वेरी इंपॉर्टेंट ओजोन लेयर के बारे में ऐसा कोई एग्जाम नहीं देखने को मिलता है जिसमें पूछा नहीं जाता हो। अधिकतर ओजोन लेयर के बारे में पूछा जाता है, वो इंपॉर्टेंट भी है। वास्तव में आज के टाइम पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटनेस निभा रहा है ओजोन लेयर। उसके बारे में हम अच्छी तरह से डीपली, कब उसकी स्थापना हुई, ओजोन डे कब मनाना शुरू किया गया, कौन सी उसमें रिलेटेड, कौन सी उसमें काउंसिल, कौन सी उसमें सभाएं की गई, सब डिटेल में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।